नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर आरपीएससी एग्जाम विद सुनील। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की। इस भर्ती के अंदर हमारे 52,000 से अधिक पद दे रखे हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी में दोनों में डिवाइड तो कर रखा है, पर 52,000 से अधिक पद है दोस्तों। राजस्थान की पहली इकलौती ऐसी भर्ती है जिसके अंदर सिंगल पोस्ट इतने सारे पद दे रखे हैं। आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है इस वैकेंसी में लगने का। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, इस भर्ती के अंदर लगने का एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इतने सारे पद राजस्थान में पहली बार आए हैं। मैं कह रहा हूँ, इतने सारे पद राजस्थान के अंदर जो भी वैकेंसी आई है, अभी तक हमारे पास्ट के अंदर जितनी भी वैकेंसी आई है, उन सभी वैकेंसी के अंदर ये इकलौती ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर इतने सारे पद दे रखे हैं। आप लोगों के पास एक अच्छा सा अवसर है कि आप आसानी से इस अवसर के अंदर लग जाइए, क्योंकि 2025 जो आज लग चुका है दोस्तों, ये एक ऐसा मौका है जिसके अंदर अगर आप लोग लग चुके हैं तो लग जाएंगे, और नहीं लगे तो दोस्तों फिर 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, जो हमारा सिलेबस दे रखा है हमारा चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर या फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय के अंदर, जो गणित का पोर्शन है उसके अंदर हमारे 25 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न दोस्तों? 25 प्रश्न आएंगे। और 25 प्रश्न के दोस्तों को 25 प्रश्न आने का मतलब ये है दोस्तों कि सीधा सीधा हमारा जो सिलेबस है उसका 20% जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ गणित है। अदर सब्जेक्ट भी है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, वो भी है, पर मैथ्स का जो पोर्शन है वो 20% से अधिक रहने वाला है। तो दोस्तों, देरी किस बात की, शुरू करते हैं तैयारी। और मेरे साथ दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम इस चैनल पर चतुश्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसका संपूर्ण जो मैथ्स का सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ेंगे। हम थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों लेंगे, थ्योरी भी लेंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे। और एग्जाम से पहले कोर्स को कंप्लीट करने के साथ 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 ही हम दोस्तों क्विक रिवीजन रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? क्विक रिवीजन, जैसे औसत है, एसआईसीआई है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सभी जो हमारे चैप्टर है उन सभी का क्विक रिवीजन रखेंगे, ताकि चतुश्रेणी कर्मचारी में दोस्तों आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास है दोस्तों? औसत। देखो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि 13 संख्याओं का औसत दे रखा 42 और 14 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत 44 हो जाता है। तो ये औसत क्या हो जाता है? 44 हो जाता है। तो 14 संख्या कौन सी है दोस्तों? ऐसे प्रश्न को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से और एक बिना फॉर्मूले से। देखो दोस्तों, मैं क्या कहता हूं कि एक आप स्पेशल चीज है जो ये देखो कि औसत क्या होता है हमारा। औसत होता है दोस्तों हमारा प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। ये हमारा होता है दोस्तों औसत का फॉर्मूला। और ये अगर हमारा औसत का फॉर्मूला है तो देखो दोस्तों, मैं इस यहां से देख लो एक बार कि अगर मुझे योग निकालना कि प्रेक्षणों का योग, तो क्या होगा? औसत प्रेक्षणों की संख्या। ये ना कि ये तो औसत हो गया हमारा, ये तो प्रेक्षणों की संख्या 13 और औसत कितनी होगी? 42। तो हमारा प्रेक्षणों का योग आ जाएगा, यानी कि इस संख्याओं का योग कितना है, 13 संख्याओं का योग कितना है, वो आ जाएगा औसत को अगर प्रेक्षणों की संख्या से गुणा करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं क्या कहता हूं कि इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो पहला तरीका जो सबसे शॉर्टकट है, तो दोस्तों हम दो तरीके से करेंगे। एक तो फर्स्ट, इसमें आप देखना कि 13 संख्याओं का औसत 42 है, तो 13 को मैं अगर 42 से गुणा कर दूं तो योग आ जाएगा कितना? उन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा कितना? कि 13 × 42 करने पर उन 13 संख्याओं का योग कितना आ गया हमारा? 13 × 42। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कि प्रेक्षणों का योग औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या से गुणा कर दिया है ना। अब वो बोल रहा है कि 14 संख्या को शामिल कर लीजिए। 14 संख्या में एक मान लो तो ये है औसत 44 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? ये 44 हो जाता है। तो देखो 13 संख्या तो ये रही और एक ये 14 संख्या। 13 संख्या तो ये 13 का संख्या का योग कितना हो गया? 13 × 42। और 14 संख्या मैंने जोड़ दी, तो 14 संख्या मैंने जोड़ दी, तो इसका औसत कितना निकालना है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 13 और 1 14।
ये हो गया अपना प्रश्न सेट दोस्तों। क्या हो गया, ये हमारा प्रश्न सेट हो गया। और प्रश्न सेट होने के बाद सेट हुए प्रश्न को सोल्व करना तो आप लोगों को अच्छे से आता है। ये हो गया हमारा प्रश्न सेट। और प्रश्न सेट होने के बाद उसको सोल्व कैसे करते हैं, ये तो आप लोगों को सिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो पहले ही आता है कि प्रश्न जो सेट हो चुका है उसको सोल्व कैसे करते हैं। दोस्तों सोल्व हुए प्रश्न, सेट हुए प्रश्न को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। किसका, x का मान ज्ञात करना है। कर लोगे क्या? अब देखो इसको वापस मैं बता देता हूँ कि कैसे आया ये, कैसे आया ये। देखो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि देखो ये तो दे रहे कि 13 संख्या, अगर मैं इसको औसत से गुणा कर दूंगा तो उन 13 संख्याओं का योग आ जाएगा। और उस 13 संख्याओं का योग में अगर मैं 14 संख्या जोड़ दूंगा तो उन 14 संख्या का योग आ जाएगा। ये कितना हो गया 14 संख्या का योग, ये कितना हो गया, ये तो हो गया दोस्तों 14 संख्याओं का योग, ऊपर वाला अंश के अंदर है। अगर 14 संख्या का योग में मैं 14 का भाग लगा दूंगा तो क्या आएगा, औसत आएगा। और औसत कितना दे रखा है, 44 की 14 संख्या को शामिल कर लिया जाए, 14 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत 44 हो जाता है। ठीक है, तो 14 संख्या ज्ञात की, 14 संख्या ज्ञात कर लो। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से पक्ष वज्र गुणन कर लो, पहले वज्र गुणन। ठीक है, तो 13 को मैं यहाँ से गुणा करूँगा तो कितना है, 13 दूनी 26 बच्चा 2, 13 39 53 52 53 54 546 प्लस x बराबर 14 इंटू 44 420 सही है। अब इसको क्या करना दोस्तों, x को मान ज्ञात करने के लिए 444 44 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 चौक 56 और बच्चा कितना 5, 14 चौक 56 और 5 61 माइनस 546। यहाँ हमने किया पक्षांतरण। क्या किया दोस्तों, पक्षांतरण। ठीक है, अब अगर हम इसका x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 6 गया तो 0, इधर बचेंगे 1 में से 4 जाता नहीं है तो बचेंगे कितना यहाँ पर 11, 11 में से 4 गया तो 7। यानी हमारा जो x का मान आया वो क्या आया दोस्तों, 70 आया। क्या आया, 17। या क्या है दोस्तों, 70 हमारा जो आ गया x का मान। तो हमारा जो आंसर आ गया वो तो आ गया ए बराबर, ऑप्शन ए 70। अब दोस्तों ये है हमारा शॉर्ट मेथड। अब लॉन्ग मेथड से करते हैं, लॉन्ग मेथड से करते हैं ना। अब लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे वो देखो आप। ये तो हमारा पहला मेथड आ गया। अब देखो यहाँ पर हम सेकंड मेथड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या कह रहा है दोस्तों, सेकंड मेथड वही कहेगा जो हमें करना है। देखो सेकंड मेथड में कि 13 संख्याओं का योग दे दिया, फिर 14 संख्याओं का योग दे दिया। देखो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह दूँ, क्या कह दूँ, मैं ये कह दूँ कि 13 संख्या किसके बराबर, 100 के बराबर है। 14 संख्या किसके बराबर है, 200 के बराबर है। 13 संख्या 100 के बराबर है, 14 संख्या 200 के बराबर है। तो वो 14वीं संख्या का मान कितना है। चलो इसको अलग तरीके से करते हैं। देखो ये देखो, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखना, मैं कह दूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना है, 6। ठीक है, और मैं कह दूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x बराबर कितना, 8 है। देखना ध्यान से देखना दोस्तों, मैं कह दूँ कि यहाँ पर 1 2 3 बराबर कितना, 6 है, दे दिया 6। और फिर मैं कह दूं कि यहां पर 1 2 3 प्लस x बराबर 8 है। तो मुझे बताओ x का मान कितना है, 2 है कि नहीं है। क्या दोस्तों, x का मान 2 है कि नहीं है। और 2 कैसे आया ये बताओ मुझे। ये 2 ऐसे आया कि मैं कह दूं कि इन तीनों का योग कितना है, 6 प्लस x बराबर 8। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ऐसे आया ना, क्योंकि दोस्तों ये तो 3 संख्याओं का योग है। ये कितनी संख्याओं का योग है दोस्तों, 3 संख्याओं का, 1 2 3 संख्याओं का योग कितना, 6। और यहाँ कह दूँ 1 2 3 4 संख्याओं का योग है मेरे पास 8। तो चौथी संख्या कितनी है, चौथी संख्या 2 है। चौथी संख्या कितनी है दोस्तों, हमारे 2 है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब करते हैं अपन क्वेश्चन के अंदर, किस में करते हैं दोस्तों, प्रश्न में करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में देखना दोस्तों कि ये क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखना दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखना। इजी प्रश्न है, 2 तरीके से कर रहे हैं हम दोस्तों। 2 तरीके से करने का मतलब इतना सा है कि आप लोगों को अच्छे से प्रश्न समझ में आ जाए।
करना जरूरी नहीं है प्रश्न को, पर फिर भी हम कर रहे हैं। देखो मैं कह दूं कि 13 संख्याओं का औसत 42 है, तो 13 संख्याओं का योग कितना है? 13 संख्याओं का योग 42 है, तो 13, देखो प्रश्न में ऊपर लिख रखा है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, है ना, कि इसको एक, देखो इसको हम क्या मान लेंगे, एक, इसको हम मान लेंगे दो, ठीक है। एक को, इस एक कथन का मतलब क्या हुआ, एक का मतलब 13 संख्याओं का, इसको से लिख देते हैं यहाँ पर ताकि वो कलर में अच्छे से आ जाए। 13 संख्याओं का योग, देखो योग का मतलब क्या होता है, औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है ना। 13 संख्याओं का योग कितना है यार, 13 इंटू 42 कितना है, 13 दूनी 26, हासिल का 2, 13 चौक 52, 53 54, ठीक है, 546। अब कह रहा हूँ दूसरा, 14 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो ये औसत 44 हो जाता है। मतलब 14 संख्या का औसत कितना है, 44 है ना, कि 14 संख्या शामिल कर ली जाए तो तब औसत कितना है, 44 है। तो 14 संख्या का योग कितना है, 14 संख्याओं का योग, तो कितना, हाँ औसत कितना है, 14 को किससे गुणा करेंगे अब, 44 से, यानी संख्याओं को किससे गुणा करना है दोस्तों, औसत से। तो कितना आएगा, 14 चौक 56, बचा कितना 5, हासिल का 5, तो 14 चौक 56, 5 61, ठीक है। तो अब बताओ 14वीं संख्या कितनी है, 14वीं संख्या बताओ मुझे। अब मैं 13 संख्या में से 14 संख्या में से 13 संख्याओं का योग घटा दूं, मतलब 14 संख्याओं का मैंने जोड़ा, फिर 13 संख्या को जोड़ा, उन दोनों को अगर मैं घटा दूं तो 14वीं संख्या हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों 616 में से अगर मैं कह दूं कि मुझे 546 घटा दूं तो कितना आएगा मेरे पास, 6 में से 6 गया तो 0, उधर आएगा 11 में से 4 गया तो 7। तो ये कौन सी आ गई दोस्तों, हमारी 14वीं संख्या, क्या आ गई ये, 14वीं संख्या, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपके। चलो आगे देखते हैं। हमने दोस्तों इस प्रश्न को दो तरीके से कर लिया, एक तो फॉर्मूला से, एक बिना फॉर्मूला से। पर दोस्तों चीज वही है, चीज वही है, बस करने का तरीका दोस्तों आप लोगों को, देखो मैं कह रहा हूं कि प्रश्न को सिर्फ सोचना आना चाहिए, मेरे को सोचना आना चाहिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने प्रश्न को अच्छे से सोच लिया तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और सबसे पहले सेट करना, देखो सेट कैसे करते हैं, ठीक है, वो तो आती होगी आपको, है ना। अब देखते हैं, 24 छात्रों को ने दान देने के लिए धन एकत्र किया। मैं कह रहा हूं योग क्या होता है दोस्तों, योग योग वो वाला पिछले वाला फॉर्मूला ही करना, योग बराबर औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या। योग बराबर औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है ना। अब इतना सा ही ध्यान रखना है कि योग बराबर औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या। अब मतलब योग, अब जैसे 24 छात्रों ने दान देने के लिए धन एकत्र किया, ठीक है, औसत कितना 50, बाद में उस उनके शिक्षक ने भी कुछ राशि का योगदान दिया, अब औसत कितना दोस्तों, अब योगदान 56 रुपये का हो गया, मतलब औसत योगदान कितने का हो गया, 56 रुपये का हो गया। तो शिक्षक का योगदान कितना है कि 24 को 50 से गुणा करो, फिर बाद में कितने शिक्षक भी शामिल हो गया, बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ राशि का योगदान दिया, मतलब शिक्षक शामिल हो गया, तब हो गया 25, 25 को 56 से गुणा करो, दोनों को घटा दो तो दोनों का मान आ जाएगा। अब देखते देखो इसको कैसे करते, देखो 24 छात्रों ने दान देने के, देखो फर्स्ट मेथड ये रहा मेरा, फर्स्ट मेथड क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट मेथड कि 24 छात्र ये रही, इसने दान कितने का किया, 50 रुपये का। तो 50 छात्रों ने जितना दान किया उन सभी का योग आ जाएगा ना, ये तो औसत दे रखा है, जो 24 छात्रों ने दान दिया उसका औसत तो 50 है, पर क्या एक छात्र ने 50 रुपये का दिया, का नहीं, उन सभी ने दोस्तों दान दिया ना, उसके बाद जो औसत निकाला उसका मान क्या है 50, पर उन सभी का योग मुझे ज्ञात करना, तो योग कितना हो जाएगा, 24 को मैं 50 से गुणा कर दूंगा तो योग आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा कि बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ राशि का योगदान दिया, तो वो राशि कौन सी है दोस्तों, एक्स मान ली मैंने, तो वो राशि मैंने एक्स मान ली, ठीक है। पहले 24 थे, अब टीचर भी शामिल हो गया, अब मास्टर भी शामिल हो गया, टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये टोटल हो जाएंगे 25। देखो ये तो हो गया प्रेक्षणों का योग, ये क्या हो गया दोस्तों, प्रेक्षणों का योग, और ये क्या हो गया, प्रेक्षणों की संख्या। 24 पहले थे, अब टीचर शामिल हो गया तो कितने हो गए, 25, ठीक है। ठीक है, औसत कितना आया, फिर आया औसत दोस्तों 56,
अब ये तो हो गया अपना प्रश्न सेट हो गया दोस्तों। अब ये हो गया अपना प्रश्न सेट। सेट होने की बात कर सकते हो या नहीं कर सकते दोस्तों? करने में क्या जा रहा है, एक्स का मान है तो ज्ञात करना है। पहले वज्र गुणन करो और फिर पक्षांतरण करो। करो भाई करो फटाफट। 24×5 = 120, यह तो हो गया 1200 प्लस एक्स बराबर 25×56। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स, ये तो वज्र गुणन किया हमने हम यहाँ पर। ठीक है, वज्र गुणन। ठीक है, ये तो इधर से इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नीचे। 1200 प्लस एक्स बराबर 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150, फिर बचेगा 15। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 और 15 140। तो हमारे पास एक्स का मान कितना है दोस्तों? 1400 माइनस 1200 बराबर एक्स बराबर 200। ठीक है, समझ में आ गई? ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड दोस्तों हमारा ये वाला। ठीक है, सेकंड मेथड कौन सा? ये वाला। अब देखो 24 छात्रों, अब देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, ये होगी अपनी फर्स्ट लाइन और ये होगी हमारी सेकंड लाइन। ठीक है, कितनी? ये तो होगी फर्स्ट और एक होगी हमारी सेकंड लाइन। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? एक तो हमको एक लाइन तो हमको फर्स्ट माननी है और एक हमको सेकंड माननी है। तो फर्स्ट लाइन का क्या हो गया दोस्तों? ये पेन सही नहीं चला यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट लाइन मतलब 24 छात्रों ने जो ध्यान दिया उसका योग। 24 छात्रों का द्वारा एकत्रित, 24 छात्रों द्वारा एकत्रित धन। ठीक है, 24 छात्रों द्वारा एकत्रित धन। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 24 को औसत से गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएगा ना 24×5 = 120। अब कह रहा है कि टीचर शामिल होने के बाद, तो टीचर शामिल होने के बाद, अभी को टीचर शामिल हो गए तो कितना हो जाएगा टोटल? 24 तो छात्र और एक टीचर हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 25। ठीक है, टीचर शामिल होने के बाद TCHETR, टीचर शामिल होने पर अब टोटल कितने हो गए दोस्तों? 25। तो इसको लिख दूं 25 बराबर 24+1 है ना, द्वारा टीचर। देखो ये तो छात्र प्लस एक टीचर द्वारा एकत्रित धन। कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल तो हो गया 25 इधर, और इधर यो हमारा औसत कितना दे रखा दोस्तों? 56 दे रखा। तो इसको गुणा कर दो 56 से। कितने है? 25×6 = 150, 15 बचेंगे। फिर 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 और 15 140। ठीक है, अब टीचर ने जो योगदान दिया वो छात्र, जो टीचर शामिल था उसको, उसमें से छात्र को हटा देंगे, है ना। 24 में से एक, देखो 24+1 में से 24 गए तो कितना बचेगा? मास्टर। जो एक बचा ना वो मास्टर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, इसको अलग से देख लें। यहाँ पर देखो कि अब टीचर द्वारा योगदान, टीचर द्वारा किया गया योगदान कितना आ जाएगा दोस्तों? टीचर प्लस, देखो मैं कह दूँ इसको समीकरण नंबर 2, उसको समीकरण नंबर 1। 2 में से क्या घटा दो दोस्तों? 1 को घटा दो। ठीक है, यानी 1400 में से 1200 गया तो कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों? 200 आ गया। अब देखो, अब टीचर द्वारा किया गया योगदान हमारा 200 आ गया, पर 200 कैसे आया? मैं कह दूं कि जो मैंने पिछली बार देखा था ना, 1 2 3 का योग तो हो गया हमारा 6, फिर 1 + 2 + 3 + x का योग हो गया 8। तो x का मान हमने जैसे निकाला वैसे इसको किया कि देखो यहाँ पर दोस्तों, देखो टीचर है, यहाँ पर हमारे पास क्या टीचर है, और यहाँ पर केवल बच्चे ही है ना। अब यहाँ पर टीचर है तो टीचर में से दोस्तों, टीचर और बच्चे तो 24+1 25 हो गए। तो 25 में से 24 किया तो क्या बचेगा? 1। और वो 1 कौन है? टीचर। वो 1 कौन दोस्तों? टीचर ने जो योगदान किया ना वो है 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष, तो एक नए कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए।
सेम है, दो ही वो ये दो मेथड से करना है इसको, सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड देखो, इसी दफ्तर में 6 कर्मचारी, 6 कर्मचारियों की आयु ज्ञात करनी है, तो 6 को मुझे किससे ज्ञात करना है, 36 से। तो उन 6 कर्मचारियों की अलग अलग आयु का योग आ गया मेरे पास, ठीक है। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग इंटू औसत, नहीं, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। पर प्रेक्षणों का योग कैसे निकालेंगे, औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या से गुणा करने पर। तो औसत तो हमारे पास दे रखी है और ये क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब बोल रहा है एक नए कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, नए कर्मचारी को हम एक्स मान लो, एक्स मान लेते नए कर्मचारी को कि एक्स मान लिया नए कर्मचारी को, तो अब टोटल कितने हो गया, ये तो 6 और ये कितना है दोस्तों 7, तो टोटल कितने हो गए 7। अब दोस्तों 7 हो गए, तो औसत कितनी कम हो जाती है दोस्तों, 2 वर्ष कम हो जाती है। पहले 37 थी, दोस्तों 2 कम कर दो, 37 माइनस 2 बराबर 35 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, ये तो हो गया अपना प्रश्न सेट। क्या हो गया दोस्तों, प्रश्न सेट। प्रश्न सेट होने के बाद, प्रश्न सेट होने के बाद, सेट होने के बाद क्या करना दोस्तों, होने के बाद सोल्व करना है, ठीक है। प्रश्न सेट होने के बाद दोस्तों क्या करना है, प्रश्न को सोल्व करना है, और सोल्व करना तो हमें अच्छे से आता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 37 को 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 का 2 हासिल का 7 4 6 18 और 4 22। तो ये तो हो गया दोस्तों 22 प्लस एक्स बराबर इधर हो गया 35 गुणा 7, ठीक है। तो क्या सही है, क्या 37 दूनी 74, 7 या 21 4 22 सही है। अब हो गया हमारे पास एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान इधर निकाल लो, और 7 को 35 को 7 से गुणा कर दो, 7 5 35 और फिर बचा 3, 7 21 3 24, फिर बचा हमारे पास 222 इधर कर दो। इधर क्या किया हमने, पक्षांतरण किया, क्या किया दोस्तों, पक्षांतरण। और हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, वज्रगुणन किया। क्या किया दोस्तों, वज्रगुणन किया। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 23। क्या आएगा दोस्तों 23। जो 23 है ना वो दोस्तों, वो नए कर्मचारी की क्या है दोस्तों, आयु है। क्या है दोस्तों, नए कर्मचारी की आयु है। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारी की औसत आयु का 37 वर्ष दे रखी है, तो एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 6 वर्ष कम हो जाती है। क्या बोल रहा है कि औसत आयु 6 वर्ष कम हो जाती है। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए, तो नए कर्मचारी की आयु कितनी है, 23 वर्ष है। अब इसको अगर दूसरे तरीके से करें, तरीका दोस्तों यही है, तरीका तो यही है, पर उसको दूसरे तरीके से बोल दिया। क्या बोल दिया कि इसको दूसरे तरीके से कर देते हैं, है ना। तरीका तो वही है, तरीका तो क्या है दोस्तों, वही है, सेकंड मेथड। तरीका तो वही है कि 6 कर्मचारी की औसत आयु कितनी है, तो 6 कर्मचारी की कुल आयु। क्या इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूँ कि एक तो ये रहा, एक तो ये रहा जब पहले जब कर्मचारी नहीं था, और एक सेकंड जब कर्मचारी आ गया, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से कर लेते हैं। पहला, जब 6 कर्मचारी को लायु, 6 कर्मचारी की कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 को 42 37 से गुणा कर दो, 7 6 42 7 का 4 6 तरीका 6 18 और 4 22। फिर एक नए कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो 2 वर्ष कम हो जाती है, टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 37 में से 2 गया तो 35 हो जाती है ना। कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। तो एक कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, देखो कर्मचारी नियुक्त होने पर कितना हो जाएगा, टोटल 6 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएंगे, है ना। 6 तो पहले से, और एक अब नया कर्मचारी शामिल हो गया, टोटल कितने हो गया 7। 7 कर्मचारी की कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 × 35, क्योंकि औसत आयु कितनी है 35 है ना यहाँ पर, तो 7 × 35 हो जाएगी। तो 7 × 35 हो गई, तो 35 को 7 से गुणा कर दो, 7 5 35 हासिल का 3, 7 21 तो 3 और 24, 21 और 3 24 हो गए, हाँ ठीक है। अब नए कर्मचारी की आयु, किसकी, नए कर्मचारी की आयु, नए कर्मचारी की आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7 कर्मचारी की आयु में से 6 कर्मचारियों की आयु घटा देंगे, तो हमारे पास नए कर्मचारी की क्या आ जाएगी दोस्तों, आयु आ जाएगी। तो आयु आ जाएगी, तो देखो 245 में से अगर हम 222 घटाएंगे तो क्या आएगा 23। तो 23 हमारी क्या आएगी दोस्तों, इस नए कर्मचारी की, जो दफ्तर में नया कर्मचारी आया, ऑफिस में नया कर्मचारी आया, उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, आयु आ जाएगी, ठीक है। एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। इन 2 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। तो उन शिक्षकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सेम ही है दोस्तों, मेथड 2 कर दिए बस फालतू में।
करना तो एक ही तरीके से है। देखो एक फर्स्ट मेथड ये कर दिया METHOD और सेकंड मेथड ये कर दिया, ठीक है। चीज वही है, हर प्रश्न में चीजें वही आ रही है। देखो 20 छात्रों की औसत आयु, तो 20 छात्रों की आयु का कुल योग कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 20 × 16। 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 20 छात्रों की आयु का योग हमारे पास कितना है 20 × 16। अब कह रहा है 2 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए, तो 2 शिक्षकों को शामिल कर लिया जाए, तो मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों 2 शिक्षकों को शामिल कर लिया जाए, तो मैं इसको x + y कर लूँ क्या, मैं x + y कर लूँ क्या, कर लेते हैं सर। अब टोटल कितनी, ये तो 20 हो गई, ये तो 20 और ये 21 और ये 22, तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों 22। अब इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है 18 वर्ष दे रखी है। ये हो गया अपना प्रश्न सेट दोस्तों, काय हो गया प्रश्न सेट हो गया। और सेट होने के बाद काय करनी है, अब सोल्व करनी है। सोल्व करबो तो अब आप रहा, ठीक है। आता है कि नहीं आता है, वज्र गुणन करो करो इसका फटाफट। वज्र गुणन करेंगे तो क्या आएगा 20 × 16 16 दूनी 32 हो गया, और ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। अब वो 22 को किससे गुणा कर दो 18 से गुणा कर दो फटाफट, चुपके से गुणा कर दिया मैंने, तो x + y आया मेरे पास यहाँ पे, और मैंने 22 को 18 से गुणा किया तो क्या आया दोस्तों 18 दूनी 36 का 6 हासिल का 3 18 दूनी 36 और 3 39 396 - 220 कर दो। मैंने चुपके से गुणा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पे पक्षांतरण कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया पक्षांतरण, ठीक है। अब ये आ गया x + y, 396 से 320 गए तो बचेगा 76। अब वो बोल रहा कि उन शिक्षकों की आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात आयु नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि आयु का औसत ज्ञात कीजिए, उन शिक्षकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेक्षणों का योग x + y है, प्रेक्षणों की संख्या का भाग दे दो, कितनी है x + y 2 है तो 2 का भाग दे दो, तो 76 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 38। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 38 आ गया। समझ में आई मेरी बात। उन शिक्षकों की औसत आयु ज्ञात करनी है, हमें औसत आयु ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे x + y तो आ गया हमारे पास, पर x + y आने के बाद दोस्तों हमारे पास उसका आयु का योग आया, औसत आयु नहीं आई। और औसत आयु निकालने के लिए हम प्रेक्षणों की संख्या का भाग देंगे, और x + y कितना है 2 है तो 2 का भाग दे दिया हमने, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सेकंड मेथड से करो। सेकंड मेथड तो मैं दोस्तों वही है, क्या है दोस्तों वही कि 20 को देखो 20 छात्रों की आयु 20, इसको 1 नंबर दे दो और इसको दे दो सेकंड नंबर, ठीक है। 20 छात्रों की कुल आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों 20 × 16 320, ठीक है। 2 शिक्षकों को शामिल करने पर 2 शामिल करने पर कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों कुल आयु। देखो दोस्तों 2 शिक्षकों को शामिल करने पर कुल आयु कितनी हो जाएगी 20 और 2 22, तो 22 हो गई ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 20 + 2 22। तो अब कुल आयु कितनी होगी 22 × 18। औसत आयु कितनी है दोस्तों 18 है, तो 18 गुणा कर दो इसको, कितना है 18 दूनी 36 3 18 दूनी 36 और 3 39। तो अब देखो दोस्तों 20 छात्रों की आयु तो मेरे 320 दे रखी है, 2 शिक्षक शामिल होने के बाद कितनी होगी 396 होगी, तो क्या मैं 20 अब इस 396 में तो कितनी है दोस्तों वो 20 छात्र 2 शिक्षकों की आयु कितनी है 396। अब अगर मैं 20 छात्रों की आयु यानी 320 घटा दूं तो 2 शिक्षकों की आयु आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लो, और मानने के बाद क्या कर दो घटा दो। और क्या करना है बेटे, थोड़ा रहना अपन को, घटा दो भाई समीकरण 2 में से। और घटाना तो हमको आता ही है, बचपन से ही आता है घटाना। 2 समीकरण 2 से समीकरण नंबर 1 क्या है, तो 2 शिक्षकों की औसत आयु, 2 शिक्षकों की आयु का योग है ना, 2 शिक्षकों की कितना x + y कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा x + y कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 396 - 320 कितना है 76। अब हमें निकालना योग तो निकाल लिया, अब निकालना हमको औसत निकाल लिए हैं, तो x + y बटे 2 कर दो और इधर 76 बटे 2 कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों
38। क्या है दोस्तों हमारे पास 38। इसका क्या आ गया दोस्तों, उन शिक्षकों की औसत आयु आ गई। कितनी आ गई 38। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि 12 वस्तुओं का औसत वजन कितना दे रहेगा दोस्तों, 18 दे रखा है। एक नई वस्तु को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 50 ग्राम 500 ग्राम कम हो जाता है। तो नई वस्तु का वजन ज्ञात कीजिए। सेम ही प्रश्न है दोस्तों, सेम ही प्रश्न है, सेम ही प्रोसेस है, और क्रिया करा दो इनको बस, और नहीं तो छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, है ना। इसको भी दो मेथड से कर लेंगे, जैसे कि सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड ये रहा। चलो इसको एक ही मेथड से करते हैं आज, है ना। फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे कि 12 वस्तु है, 12 वस्तु है, ये कितना आ गया दोस्तों, औसत वजन कितना दे रखा है 18 वजन 18 दे रखा है। तो 12 वस्तु का टोटल वजन कितना आ जाएगा 12 × 18। ठीक है, एक नई वस्तु को शामिल करने से वस्तु का औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। तो नई वस्तु कौन सी है, एक से वो टोटल कितनी होगी 12 और 1 13। ठीक है, 12 और 1 13 हो गई। तो 13 हो गई तो होगी। अब 13 वस्तु का औसत वजन कितना है, एक नई वस्तु को शामिल करने पर औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। तो 18 में से 500 ग्राम कर दो तो कितना आएगा दोस्तों, ये 17.5 ग्राम। और ये हो गया अपना प्रश्न सेट। क्या हो गया दोस्तों, प्रश्न सेट हो गया, प्रश्न सेट हो गया। क्या हो गया, अरे प्रश्न सेट हो गया अपना प्रश्न सेट हो गया दोस्तों। और प्रश्न सेट होने के बाद हम आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, पहले तो वज्रगुणन कर दो फटाफट, यहाँ पर बिना देखे ही, ऊपर नहीं देखना है, सीधा सीधा देखो बोर्ड पे, वज्रगुणन। ठीक है, करो भाई, 12 को 18 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, बच्चा 3, 18 एकम 18 3 21। ठीक है, प्लस x बराबर 13 × 17.5। ठीक है, इधर हो गया अपना पास 216 प्लस x, गुणा करो इसको 13 से, 13 × 5 65, बचा 6, फिर 13 6 घटाता है 7 तो 91, और 6 कितना है 97 का 7, हासिल का 9, 13 9 22, यानी 227.5 हमारा क्या हो गया दोस्तों, 227.5। 227.5 हमारा क्या हो गया, एक नई वस्तु को शामिल करने से औसत वजन नहीं, टोटल वजन। ठीक है, ये टोटल वजन हो गया, और ये टोटल वजन कितना 12 वस्तुओं का, और ये टोटल वजन कितना 13 वस्तुओं का। तो 13 वस्तुओं के वजन में से अगर मैं 12 वस्तुओं का वजन घटा दूं तो मेरे पास 13 वस्तु थी ना, उसका वजन आ जाएगा। तो 13 वस्तु मेरे पास कौन सी है, x। ठीक है, तो 227 - 5 - 216। ठीक है, कितना आया दोस्तों इसके बाद में घटाने पर, तो 11.5 आएगा ना, 4 इधर और 7 4 7 11 और 5। ठीक है, 11.5। तो हमारे पास जो औसत वजन कितना आएगा, औसत वजन क्या, 11 वस्तु का वजन 11.5 आया कि नहीं आया। अब सेकंड मेथड से कर लो भाई, अब करना ही है तो कर लो। सेकंड मेथड क्या आया, ये 12 वस्तुओं का वजन, कुल वजन की 12 × 18, 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 18 एकम 18, 18 2 3 21 का 13 वस्तु का वजन, कितना आएगा दोस्तों, 13 किससे गुणा करना है अभी, 500 ग्राम कम कर दिया ना, तो 18 में से 500 ग्राम कम करेंगे तो क्या आएगा 17.5। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों अब 227.5। तो दोस्तों 13वीं वस्तु का, इसको यहां से लिख दो, तेरहवीं वस्तु का वजन कितना आ जाएगा दोस्तों मेरे पास, 227.5 माइनस 216, तो कितना है 11.5 हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका 13वीं वस्तु का वजन आ जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न क्या है दोस्तों, इजी है। अगली बार हम देखेंगे कि प्रश्नों को कैसे करते हैं। देखो ये आ गया अपने पास, फिर एक प्रश्न और, ये 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। सेम ही प्रश्न है, तो उसको देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों 14 छात्र है और उसका 14 छात्र और एक अध्यापक, टोटल कितने हो गए 14 छात्र और एक अध्यापक, टोटल वजन कितना हो गया, टोटल कितने हो गया 15 हो गया ना। इनकी औसत कितने दोस्तों, इनको 15, तो उनकी आयु का योग आ जाएगा दोनों को गुणा करने पर। ठीक है,
अब मैं कह रहा कि यदि अध्यापक की आयु को घटा दिया जाए, अध्यापक की आयु को घटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो अध्यापक की आयु याद कीजिए, मुझे अध्यापक की आयु पता है क्या कितनी है, नहीं पता है, तो मैं अध्यापक की आयु को एक्स मान लूँ क्या? मान लो भाई, मास्टर मान लो, मान लो। पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखो अध्यापक की आयु को हटाना है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अध्यापक की आयु को यहाँ पर हटाना है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्लस नहीं करना है, मुझे यहाँ पर करना है माइनस। क्या करना है दोस्तों, मुझे यहाँ पर माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है मुझे यहाँ पर दोस्तों, माइनस। ठीक है ना, क्या करना है, माइनस, माइनस बटे हुए। अब कितना, देखो 14 छात्रों और अध्यापक, तो टोटल कितनी होगी 15। 15 की औसत आयु कितनी, 15, तो दोनों गुणा कर लेंगे, है ना। अब बोल रहा है कि यदि अध्यापक की आयु को हटा दी जाए, अध्यापक की आयु को हटा देंगे, किसमें से हटाएंगे, उन 14 छात्रों की आयु में से और एक अध्यापक की आयु में से। ठीक है, 14 और एक अध्यापक, तो टोटल हो गया 15। 15 की औसत आयु कितनी देर की, 15, तो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो उन 15 का योग आ जाएगा आयु का। अब 15 का योग आ गया तो उस योग में अध्यापक की आयु भी शामिल है, तो उस क्या करेंगे, उस अध्यापक की आयु को घटा देंगे, है ना। किस में से घटाएंगे, जो हमारे पास दे रखा है पहले से। तो देखो मैंने इन 14 छात्र एक अध्यापक, उन दोनों की आयु का योग कितना है, 15, तो उसको गुणा कर दिया तो उन सभी का योग आ जाएगा आयु का। और उस आयु के योग में से मुझे अध्यापक की आयु घटानी है। क्या घटानी दोस्तों, अध्यापक की आयु घटानी है। तो हमारे पास औसत कितने आ जाएगा दोस्तों, औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो पहले 15 था तो अब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और पहले 15 था तो अब कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न को सिर्फ सेट करना है, प्रश्न न कहीं करनी है, सिर्फ सेट करनी है। और सेट होने के बाद सिर्फ सोल्व करना है। क्या करना दोस्तों, सेट होने के बाद प्रश्न को सोल्व करना है। ये हो गया अपना प्रश्न सेट। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है, प्रश्न सेट तो हो गया, अब करना है इसको सोल्व। एक बार वापस बता देता हूँ इसको कि ये तो थे 14 जो के छात्र, क्या थे दोस्तों, ये छात्र, एक अध्यापक इसको शामिल कर लिया, तो इसका औसत आयु कितनी देर की, 15, तो दोनों का मैं गुणा कर दूंगा, यानी एक 14 छात्र और एक अध्यापक को जोड़ के कितना हो गया, 15 हो गया ना। 15 को 15 से गुणा करूंगा तो उन सभी का योग आ जाएगा आयु का। फिर बोल रहा है कि यदि अध्यापक की आयु घटा देंगे, तो अध्यापक की आयु मैंने मान ली एक्स, क्या माना, एक्स मान ली, तो इस एक्स को मैं क्या करूंगा, इन सभी से घटा दूंगा। तो टोटल तो थे 15 और एक घटाने पर कितना आएगा, 14। एक घटाने पर कितना आएगा, 14। तो ये तो हो गया प्रेक्षणों का योग और नीचे हो गई प्रेक्षणों की संख्या। और फिर औसत कितना है, एक कम हो गया तो 15 में से एक गया तो 14 आ गया। ठीक है, अब कर दो ये तो वज्र गुणन कर दो यहाँ पर। ठीक है, करो 14 एक 15 गुणा 15 माइनस एक्स बटे में 14 बराबर 14। 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 माइनस एक्स बराबर 14 को इससे गुणा करेंगे तो 14 से 196 वज्र गुणन से, है ना। ठीक है, अब देखो 95 गुणा 225 में से 196 गया तो x बराबर ठीक है, पक्षांतरण करने पर। अब देखो दोस्तों, मैं अगर यहाँ पर पक्षांतरण करूं तो 225 में से 196 गया कितना आएगा, 25 से 4 ये हो गया 29, 29 बराबर x। यानी कि उस अध्यापक की आयु, इस बेचारे अध्यापक की आयु कितनी है दोस्तों, 29 साल है। कितनी है, 29 साल है ना। अगर हम इसको सेकंड मेथड से करें, ये तो हो गया पर अपना फर्स्ट मेथड और ये हो गया अपना सेकंड मेथड। देखो 14 छात्रों में अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो छात्र प्लस अध्यापक टोटल हो गया कितने, 15 की औसत आयु कितनी दे रखी है, कि तो औसत आयु को तो हटा देते हैं, कुल आयु निकाल लेते डायरेक्ट, है ना। कुल आयु की कुल आयु कितनी दोस्तों, 15 इंटू 15 225। ठीक है, अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 1 वर्ष कम हो जाता है। तो ये तो हो गया एक, ये हो गया सेकंड मेथड। सेकंड लाइन लिखते हैं कि केवल छात्रों की आयु कितनी जाएगी दोस्तों, पहले 15 थी, तो छात्र और एक अध्यापक, तो टोटल हो गया 15। अध्यापक को हटा दिया तो बचे कितने, 14। ठीक है,
तो 14 की औसत आयु कितनी दे रखी है 14, तो कितना हो गया 196। अब टोटल क्या है दोस्तों, अब बच्चे कितना हमारे पास अध्यापक अध्यापक बचा, तो अध्यापक अध्यापक के निकाल लो। ठीक है, अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 225 में से 196 गया तो 29 ईयर क्या जाएगी दोस्तों, हमारे पास अध्यापक की आयु आ जाएगी। ठीक है, देखो हम हर प्रश्न को दो मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को है ना रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है, चलो एक फिर वापस वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया कि 30 छात्रों क्या देगा दोस्तों, 30 छात्रों और एक कक्षा अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष दे रखी है, तो 30 छात्रों प्लस एक कक्षा अध्यापक, औसत आयु कितनी दे रखी है 20 वर्ष दे रखी है, तो उन सभी 31 का क्या आ जाएगा दोस्तों, आयु का योग आ जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दे, तो कक्षा अध्यापक की आयु को मैं मान लो x है ना, तो पहले 30 और एक कितना 31 था, यदि कक्षा अध्यापक को हटा दूं तो बचेंगे कितना दोस्तों, 30 ही तो बचेगा ना। तो क्या बोल रहा है कि औसत एक वर्ष घट जाता है तो 20 से पहले, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों 20 माइनस 1 19 हो जाएगा ना। अब ये हो गया हमारा दोस्तों क्या, प्रश्न सेट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, प्रश्न सेट। देखो ये तो हो गया पहला मेथड, पहला फर्स्ट मेथड। अब देखो ये तो हो गया अपना प्रश्न सेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वज्र गुणन कर दो इसको, यहाँ इसको नीचे वाले को बाहर ऊपर वाले से गुणा करना है और ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया 31 इंटू 20 माइनस एक्स बराबर 30 इंटू 19। ठीक है, ये तो हो गया 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 620 माइनस एक्स और एक 19 दो 57, 19 दिया 57। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये तो हो गया वज्र गुणन। अब क्या करना है अपन को, ये तो हो गया वज्र गुणन, और ये हो गया अपन को पक्षांतरण करना है, पक्षांतरण। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए 620 माइनस 570 बराबर x, हमारे पास x का मान कितना है 50 साल, यानी कि उस कक्षा अध्यापक की आयु कितनी है 20 वर्ष, नहीं सॉरी 50 वर्ष है। ठीक है, कितनी है 50 वर्ष है। अब हम करते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, अब देखो 30 विद्यार्थियों में कक्षा अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष है, तो देखो छात्र प्लस कक्षा अध्यापक की आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 31 इंटू 20 620। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दे तो औसत एक वर्ष कम हो जाता है, तो कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दो तो कितना बचेगा, टोटल छात्र बताएंगे ना, छात्रों की आयु का योग, छात्रों की आयु का योग कितना दोस्तों, छात्र कितने हैं दोस्तों हमारे पास 30। अब औसत आयु कितनी दोस्तों, एक वर्ष कम हो जाती है, तो पहले 20 थी अब कितनी है 19। ठीक है, 19 थी 57। अब क्या है दोस्तों, कक्षा अध्यापक की आयु याद कर लो, 500 620 में से 570 घटा दो। ठीक है, यहाँ पे छात्र प्लस कक्षा अध्यापक थे, अब बच्चे छात्र, इस छात्र में से छात्र गए तो कक्षा अध्यापक बच जाएगा ना, है ना। अब देखो दोस्तों कि कक्षा अध्यापक अपने बेचारे कक्षा अध्यापक की आयु, कक्षा अध्यापक की आयु कितनी बचेगी दोस्तों 620 माइनस 570 कितनी 50 ईयर। ठीक है, 50 साल हमारी कक्षा अध्यापक की आयु आ जाएगी। ठीक है, 5 संख्या का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाएगा, तो तदनुसार हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 5 संख्या का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या घटा दी जाए तो शेष का औसत 130 हो जाता है, तो तदनुसार हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही प्रश्न है, कैसे कि 5 का औसत कितना दे देगा दोस्तों 140 दे देगा, तो 5 संख्या का योग आ गया। अगर उनमें से मैं एक संख्या घटा दूं तो शेष 4 का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा। तो देखो 5 में से एक गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और अब कितना औसत है दोस्तों 130 है। तो ये क्या हो गया अपना दोस्तों प्रश्न सेट हो गया। सेट हो गया, तो सेट होने के बाद प्रश्न को सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, आता है सर हमें तो कर लो भाई, वज्र गुणन करो यहाँ से, तो पहले क्या करो वज्र गुणन,
हर वाली चीज़ को अंश से गुणा करो और अंश वाली चीज़ को हर से गुणा करो। देखो 5 को 140 से गुणा करेंगे तो 14×5 = 70 माइनस एक्स बराबर 4×130 700 माइनस एक्स बराबर 13×4 = 52। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, अब करेंगे हम पक्षांतरण। क्या करेंगे? पक्षांतरण। ठीक है, तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, 700 में से 520 गया तो 700 माइनस 520 बराबर एक्स, देन एक्स बराबर 180। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 180 आ गया। अब बोलते हैं हम सेकंड मेथड से करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड हमारा मेथड क्या कह रहा है दोस्तों कि 5 संख्या को औसत 140 है, तो 5 संख्याओं का योग याद कर लो। 5×140 14×5 = 70। फिर बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत कितना? 130 है। तो शेष 4 संख्याओं का योग याद कर लो। तो शेष 4 संख्याओं का योग 4×130 बराबर 13×52। ठीक है, अब बोल रहा तदनुसार हटाई की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 में से 4 गया तो जो हटाएंगे ना 5वीं संख्या वो आ जाएगी। ठीक है, तो हटाई गई संख्या है ना, हटाई गई संख्या निकाल लो यहाँ से। हटाई गई संख्या निकालो भाई, निकालो फटाफट। माइनस करना आता है ना या नहीं आता? भाई नहीं आता तो क्या करें बताओ, सीखना तो पड़ेगा ना। तो 700 में से क्या करो दोस्तों, 520 घटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा? 180। कौन सी संख्या है वो? हटाई गई संख्या। कौन सी है? हटाई गई संख्या, वो 5वीं संख्या जो हमने हटाई थी। ठीक है, अब देखते हैं 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष दे रखी है। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हो गए तो सभी पुरुषों को मिलाकर उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। नया प्रश्न है दोस्तों, नया प्रश्न है दोस्तों, पर करना तो पड़ेगा ही ना, करना तो पड़ेगा। देखो 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष दे रखी है, तो मैं 25 को अगर मैं 28 से गुणा करूंगा तो उन सभी 25 लोगों की आयु का योग आ जाएगा। उन सभी 25 लोगों की आयु का योग आ जाएगा, क्योंकि औसत को अगर हम प्रश्नों की संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे प्रश्नों का योग आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष। अब इस देखो ये तो हो गई उन 25 लोगों की आयु का योग। अब बोल रहा है कि इस आयु के अंदर ना वो 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हो जाते हैं, यानी 5 और लोग हो गए जिनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो देखो 25 तो ये रहे, 5 ये रहे, 25 तो ये रहे, 5 ये रहे, टोटल कितने हो गए दोस्तों? 30 हो गए। टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। क्या बोल रहा है? सभी को मिलाकर उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। अरे छोटा सा क्वेश्चन है तो यार, हम फालतू में परेशान हो रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, 25 पुरुषों की औसत आयु दे रखी है 28 वर्ष, 25 × 28 गुणा कर दिया तो 25 लोगों की आयु का योग आ गया। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल करना है। किस में शामिल करना है? उन 25 पुरुषों के अंदर शामिल करना है। तो कर दिए हमने ये 25 × 28 तो 25 पुरुषों की आयु का योग, और 5 × 25 उन 5 पुरुषों की आयु का योग, दोनों को जोड़ दिया। क्या बोल रहा है कि सभी पुरुषों को मिलाकर उनकी आयु का औसत ज्ञात करना है। तो औसत तो पता है, ये तो हो गया हमारे प्रश्नों का योग, और ये हो गया हमारे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, करो 25 को 28 से गुणा करो, 25 × 100 200। ठीक है, 25 × 200 बचा 20, 25 दूनी 50 और 2 20 70। ठीक है, 700 आ गया तो हाँ 700, और 25 को 500 गुणा करेंगे तो 125, यानी ये बटे हुए 30। अब कितना है? 700 को 125 गुणा करेंगे तो 825। कितना है दोस्तों? 825 बटे हुए 30, तो गुणा, चलो भाग दो, कितना आएगा? 2, 60 को 60 में 2 बार जाएगा, फिर बचा कितना हमारे पास? 22, 225। कितना बार जाएगा दोस्तों हमारे पास इसमें? 7 बार। ठीक है, फिर बचा 15, फिर 150, यानी पॉइंट लगा दो यहाँ पर। 15 150 में 30 का भाग जाता है क्या? 5 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों उन सभी 25 पुरुष
जिसकी आयु का औसत 28 वर्ष है, और नए नए 5 पुरुष जिनकी आयु का औसत कितना 25 वर्ष है। उन सभी का टोटल मिलाकर औसत कितना है 27.5 वर्ष। कितना दोस्तों 27 वर्ष 5 वर्ष, 27.5 वर्ष या 27.5 वर्ष बोल दो इसको, ठीक है दोस्तों। प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। दोस्तों हमने औसत के अंदर विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है अभी वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए अभी सब कुछ है। दोस्तों ये ध्यान रखना कि हमें चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर लगना है तो लगना ही है। ऐसा नहीं कि यार हम करेंगे तो कर लेंगे, नहीं लगे तो नहीं लगेंगे। आज के टाइम में दोस्तों गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। गवर्नमेंट जॉब है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब होगी तो सबसे बढ़िया रहेगा। उसके साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के 24 घंटे काम करती है, नहीं, 5-6 घंटे काम करना है, बाकी 6 घंटे दूसरा काम कर सकते हो। अदर जॉब के अंदर दोस्तों क्या होता है कि आपको 12 घंटे काम करना पड़ता है। संडे भी जाना पड़ता है, सैटरडे भी जाना पड़ता है, दिवाली भी जाना पड़ता है और हॉलीडे भी जाना पड़ता है, और गर्मी छुट्टियों में जाना पड़ता है और सर्दी छुट्टियों में जाना पड़ता है। पर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ हर तरह की छुट्टी पड़ती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दिवाली हो, होली हो, त्यौहार हो, हर तरह की छुट्टियाँ पड़ती है। तो दोस्तों जीवन आसानी से चला जाता है, कट जाता है, यही फ़र्क रहता है। प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है, उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है हर एग्ज़ाम के लिए, हर चीज़ के लिए। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और हम इसी प्रकार आगे आप लोगों का जो कंप्लीट कोर्स है वो कंप्लीट करवाऊँगा। इसी के साथ आप लोगों के से एक ही आशा है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और अभी भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।